बहुत शुक्रिया शमाइल नबी साहब, बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को अपना सलाम अर्ज करता हूँ, मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। स्टेज पर तशरीफ फरमा हम सब के गार्जियन, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन आली जनाब मौलाना एजाज साहब, इसी हल्के से बिहार विधानसभा में नुमाइंदगी कर चुके नौजवान दिलों की धड़कन, आप तमाम लोगों के लीडर, एक्स एमएलए फराज फातमी साहब, बड़े भाई और पूर्व विधान परिषद में दरभंगा से प्रत्याशी रहे इम्तियाज भाई, इससे पहले मौलाना सल्फी साहब ने अपनी बात को रखा, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव नाजिया हसन जी, इसी हल्के से जिला परिषद आजमी भाई, इस प्रोग्राम के रूहे रवा जनाब जफर साहब, इकबाल साहब, और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने वाले हरदिल अजीज मुखिया जावेद आलम साहब, आपके क्योटी के ही और हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस के महासचिव तबरेज साहब, और एक दूसरे तबरेज साहब जिनका डंका अब सिर्फ सीमांचल में नहीं गूंज रहा है, बल्कि सीमांचल से मिथिलांचल होते हुए ये पूरे बिहार की सरजमी पर अपने शेर व शायरी के माध्यम से अपनी बात और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं मिथिलांचल की धरती पर तबरेज हाशमी साहब जो किशनगंज सीमांचल से चलकर आप लोगों के बीच आए हैं, उनका खैर मकदम करता हूं, और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाइए। मैं 2-3 साल पहले की बात है कि जब मेरी मुलाकात तबरेज हाशमी साहब से हुई एक प्रोग्राम के अंदर, और बड़े अच्छे से इन्होंने वहां भी सुनाया, और तब से हमारा इनसे ताल्लुक हो गया। मैंने सोचा था कि कभी आपको मिथिलांचल की धरती पर रजू किया जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई इस बात को जानकर जब मुझे मालूम चला कि जनाब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं त्रिभुवन की धरती पर क्योटी विधानसभा के अंदर। बहुत शुक्रिया, तमाम लोग अपनी बात को रख चुके हैं और बेहतर ढंग से रख चुके हैं। मौलाना सल्फी साहब ने, मौलाना एजाज साहब ने, फराज फातमी साहब ने, तमाम लोगों ने अपनी बात को रखा। बहुत कुछ बच नहीं गया रखने को, और वक्त भी हो चला है, लेकिन 2-4 चीज जो मैंने प्रोग्राम में ऑब्जर्व की, मैं उसके मुतालिक कुछ बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। एक जो सबसे अच्छी बात पूरे प्रोग्राम में मुझे लगी, वो ये लगी कि इधर हमारे नौजवान साथियों की तादाद कुछ कभी ज्यादा होती रही और कभी कम होती रही। लड़कों की तादाद कभी ज्यादा और कभी कम होती रही, लेकिन जिस वक्त से मैं आया हूं यहाँ पर हमारी बहनों की तादाद जितनी थी उतनी ही है, बल्कि और बढ़ गई है, 1 मिनट के लिए भी कम नहीं। ये इस बात को बताता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां एजुकेशन को लेकर कितना सीरियस है, एजुकेशन को लेकर वो किस तरह से जद्दोजहद कर रही हैं। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनको आज यहां से मोमेंटम मिल गया या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिल गया। ये आप लोगों की कामयाबी की दलील है कि आप लोगों ने मेहनत कर कर, आप लोगों ने 10वीं का एग्जाम पास किया, कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए, एक बहुत बड़ा मरहला आप लोगों ने क्रॉस किया। लेकिन मेरे साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये 10वीं और 12वीं का जो मरहला होता है, ये पहला मरहला होता है। आपने पहला मरहला तो क्रॉस कर लिया, लेकिन अब आपको अपने जिंदगी में क्या करना है, आपको किस शोबे के अंदर जाना है, कौन सी तालीम आपको लेनी है, किस तरह से आपको सोसाइटी को सर्व करना है, समाज में किस तरह से अपनी खिदमत देनी है, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 12वीं क्लास के अंदर अगर मैथ्स लिया है तो आप उस हिसाब से सोचेंगे, अगर आपने आर्ट्स
घर में किसी एक लड़के को तालीम देते हैं, उसको अच्छी जगह भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, चाहे आप किसी जाति धर्म समुदाय से आ रहे हो, अगर आप किसी एक बच्चे को भेजते हैं तो आप सिर्फ एक फर्द को भेजते हैं पढ़ने के लिए और उसका नफा। वहीं अगर आप एक लड़की से कंपेयर करें तो जब आप एक अपनी बेटी को तालीम देते हैं, अपनी बहन को अच्छी तालीम ऊंची तालीम देते हैं, तो सिर्फ आप उसको अकेले नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि जब उसकी शादी होगी, जब वो दूसरे घराने में जाएगी, हो सकता है उस घराने में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो, तो वो अपने इल्म की रोशनी को, अपने शिक्षा के रोशनी को वो दूर दूर तक फैलाएगी, क्योंकि वो दूसरे समाज में उसको जाना है, दूसरे जगह जाना है, दूसरे फैमिली से भी उसको मिलना है। और आने वाले जनरेशन की, आने वाले नस्ल की जो तरबियत होती है, वो असल तरबियत हमारी माँ के जरिए से होती है। हमारी बहनें बेटियां जो है वो असल तरबियत देती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर अच्छी तालीम अगर हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देंगे तो उसके जो असरात हैं, वो असरात की कोई सीमा नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते कि उसकी रोशनी, उस इल्म की रोशनी कहां तक जा रही है। जो लोग भी 12वीं के बाद किसी भी तरह से कंफ्यूजन में हो कि उनको क्या कोर्स करना चाहिए, किस मुहाने पे आगे बढ़ना चाहिए, आपके बीच इम्तियाज साहब है, मैं हूं, नाजिया जी है, फराज साहब है, मौलाना एजाज साहब है, जफर साहब, सब लोगों से टच में है। आप लोग हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है। बहुत सारे लोगों ने जामिया का नाम सुना होगा, बहुत सारे ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो किस तरह से उन विश्वविद्यालयों में आप जाए, किस तरह से अच्छी पढ़ाई पढ़े, किस तरह से उसके एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करें। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि आपको उसका गाइडेंस दिया जाए और आपको बताया जाए कि आप ये कोर्स करोगे तो इससे ये नफा होगा, आप ये कोर्स करोगे तो इससे आपको ये फायदा हो सकता है। इस वक्त आपके करियर को अच्छे से काउंसलिंग करने की जरूरत है कि अगर आपको ये बताया जाए कि आप, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते, बल्कि आप एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ बन सकते हो। सोचिए, हमारे घर में जब हमारी माँ बहन कोई भी प्रेग्नेंट अगर होती है तो हम लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहां अगर लेडी डॉक्टर मौजूद है और ओटी के अंदर अगर जेंट्स स्टाफ है तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ओटी के अंदर जो स्टाफ है, जो ओटी के टेक्नीशियन होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, अगर वो वहां पर अगर महिला हो जाए तो हम बड़ा गदगद होते कि नहीं, अच्छा प्राइवेसी में हमारा काम हो गया। तो ये कैसे होगा? हम अपनी बहनों को घर के अंदर रखेंगे और चाहेंगे ओटी के अंदर नर्सिंग स्टाफ लड़कियां हो, तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर बैठे गार्जियन से भी पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि जब आपकी बेटी हमला हो तो उसका इलाज एक अच्छी लेडी डॉक्टर करे, तो उसकी केयर एक अच्छी नर्सिंग स्टाफ करे? तो आपको अपने बच्चियों में से भी नर्स बनाना होगा, आपको अपनी बच्चियों में से भी ओटी टेक्नीशियंस बनाने होंगे, आपको अपनी बच्चियों में से भी ऐसे कोर्सेस कराने पड़ेंगे जिनको हमारे समाज में अक्सर जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होगा और बोल देने से काम नहीं होगा। मैं पेशे से मैं डॉक्टर फराज फातमी साहब भी डॉक्टर हैं, हम तमाम लोग इस बात को जानते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने बायोलॉजी ले लिया तो हम सिर्फ डॉक्टर ही बन जाएंगे, कोशिश करेंगे डॉक्टर बनने की, अगर नहीं बने तो हम नर्सिंग स्टाफ का काम कर सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, हम एमएलटी कर सकते हैं, बीएलटी कर सकते हैं, लैब के अंदर खून निकालते हैं, नस से याद होगा इंजेक्शन देते हैं, सब लोग अस्पताल जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदार बीमार हो, घर में कोई बीमार हो तो चाहते हैं कि किसी महिला का इलाज कोई महिला करे। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने घर के बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, उनको आला तालीम देना पड़ेगा। जब हम उनको आला तालीम देंगे तो उनके लिए रोजगार के भी रास्ते खुलेंगे। आजकल
माली एतबार से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर के लड़के हो, चाहे वो हमारे घर की लड़कियां हो, उनकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कभी ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, भगवान न करे कि उसके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो किसी की मोहताज बन जाए। उसको इतनी तालीम दीजिए कि वो एक कोचिंग पढ़ा कर भी आने वाली नस्लों को तैयार कर सके, उसको शिक्षा दे सके। आप ये कोशिश कीजिए कि आने वाली नस्लों की वो खिदमत कर सके, वो कभी किसी की मोहताज नहीं बने, वो कभी किसी के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगने लायक ना बचे। आप उसको ये तालीम दीजिए कि वो हर तरह की परेशानियों से लड़ने को तैयार हो जाए। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या सोचते हैं। सबसे जरूरी यह है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच आपको बनाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को आप देख लीजिए, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, कितनी नुमाया तालीम हासिल की इन लोगों ने और किस तरह से मुल्क की तरक्की में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप जो सोचते हो, अगर उस सोच को अगर आप अपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो तो एक न एक दिन जरूर होगा कि आपको कामयाबी मिलेगी। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने हमारे मुल्क को मिसाइल दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि पहली बार में सक्सेस हो गया था मिसाइल, फेल कर गए, लेकिन क्या फेल करने के बाद